नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आपको सुनाना चाहता हूं। आपसे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जेएनयू के छात्रों के जरिए पूरे देश से कहा, विचारधारा राष्ट्र से बड़ी नहीं होती। देश के लिए, राष्ट्रहित के लिए अगर विचारधारा से समझौता करना पड़े तो करिए। राष्ट्र की एकता के लिए, देश की भलाई के लिए विचारधारा को छोड़कर सबको साथ आना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया, इसी भावना ने आजादी के आंदोलन को सफल बनाया था। जब सभी विचारधाराओं के लोग देश की आजादी के लिए मिलकर लड़े तो देश गुलामी से मुक्त हुआ। इसलिए जरूरी है विचारधारा को देश से बड़ा न माने। प्रधानमंत्री मोदी की आज की यह बात इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने ये बात जेएनयू के प्रांगण में कही, जेएनयू के विद्यार्थियों से कही। जेएनयू में आज मोदी ने स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। यह स्वामी विवेकानंद की वही प्रतिमा है जिसके ऊपर 2 साल पहले जेएनयू में कालिख पोती गई थी। उस वक्त स्वामी विवेकानंद को हिंदुत्व का प्रतीक मानकर लेफ्ट पार्टीज के सपोर्टर्स ने स्टैच्यू पर कालिख पोती थी। आज मोदी ने कहा, विवेकानंद राष्ट्र के प्रतीक हैं। असल में पिछले कुछ बरस से जेएनयू हमेशा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण चर्चा में रही। जेएनयू वामपंथियों का गढ़ रहा है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे सुनाई दिए थे। इसे कौन भूल सकता है। जेएनयू के कैंपस में कश्मीर की आजादी के नारे लगे। उमर खालिद और कन्हैया कुमार जैसे लोगों को मंच मिला। इसीलिए आज मोदी ने कहा, एक दूसरे से चर्चा करो, विवाद करो, तर्क करो, विचारधारा को मत छोड़ो, लेकिन विचारधारा के चक्कर में देश को तोड़ने की बात तो मत करो। किसी एक बात जिसने हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, वो है राष्ट्रहित से ज्यादा प्राथमिकता अपनी विचारधारा को देना। क्योंकि मेरी विचारधारा ये कहती है, इसलिए देश हित के मामलों में भी मैं इसी सांचे में सोचूंगा, इसी दायरे में काम करूंगा। ये रास्ता सही नहीं है दोस्तों, ये गलत है। आज हर कोई अपनी विचारधारा पर गर्व करता है, ये स्वाभाविक भी है, लेकिन फिर भी हमारी विचारधारा राष्ट्रहित के विषयों में राष्ट्र के साथ नजर आनी चाहिए, राष्ट्र के खिलाफ कतई नहीं। अब इमरजेंसी को याद करिए। इमरजेंसी के दौरान भी देश ने यही एकजुटता देखी थी और मुझे तो उस आंदोलन का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला था। मैंने सारी चीजों को खुद देखा था, अनुभव किया था, मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं। इमरजेंसी के खिलाफ उस आंदोलन में कांग्रेस के पूर्व नेता और कार्यकर्ता भी थे, आरएसएस के स्वयंसेवक और जनसंघ के लोग भी थे, समाजवादी लोग भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, जेएनयू से जुड़े कितने ही लोग थे जिन्होंने एक साथ आकर इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष किया था। इस एकजुटता में, इस लड़ाई में भी किसी को अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करना पड़ा था। बस उद्देश्य एक ही था, राष्ट्रहित, और ये उद्देश्य ही सबसे बड़ा था। इसलिए साथियों, जब राष्ट्र की एकता, अखंडता और राष्ट्रहित का प्रश्न हो तो अपनी विचारधारा के बोझ तले दबकर फैसला लेने से देश का नुकसान ही होता है। हां, मैं मानता हूं कि स्वार्थ का लिए, अवसरवाद के लिए अपनी विचारधारा से समझौता करना भी उतना ही गलत है। नरेंद्र मोदी ने आज जो कहा उसका इशारा बिल्कुल साफ है, मैसेज बिल्कुल क्लियर है। नए विचारों का स्वागत होगा, अलग विचारों का सम्मान होगा, विरोधी स्वरों को सुना जाएगा, लेकिन
राष्ट्र विरोधी बातें नहीं सुनी जाएंगी, न देश के विरोधी विचार सुने जाएंगे। जिन लोगों को जेएनयू में लगे वो नारे याद होंगे जिनमें कहा जा रहा था कि लड़कर लेके आजादी, छीन कर लेके आजादी। वो मोदी की इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा वो उम्मीद करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि विवेकानंद की ये प्रतिमा देश के नौजवानों को देशभक्ति, देश की अखंडता और देश की एकता के लिए प्रेरित करे। ये प्रतिमा हमें राष्ट्र के प्रति अगाध समर्पण सिखाएं, प्रेम सिखाएं, इंटेंस लव फॉर आवर कंट्री, जो स्वामी जी के जीवन का सर्वोच्च संदेश है। ये प्रतिमा देश को विजन ऑफ वननेस के लिए प्रेरित करे, जो स्वामी जी के चिंतन की प्रेरणा रहा है। ये प्रतिमा वो साहस दे, करेज दे, जिसे स्वामी विवेकानंद जी प्रत्येक व्यक्ति में देखना चाहते थे। स्वामी जी से एक बार किसी ने पूछा, क्या संतों को अपने ही देश के बजाय सभी देशों को अपना नहीं मानना चाहिए? इस पर स्वामी जी ने सहज ही जवाब दिया कि वो व्यक्ति जो अपनी मां को स्नेह और सहारा न दे पाए, वो दूसरों की माताओं की चिंता कैसे कर सकता है? अब मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने आज ये सारी बातें क्यों कही। जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री ने क्यों किया, और देश की एकता, अखंडता और देश प्रेम की बातें क्यों याद दिलाई। असल में स्वामी विवेकानंद की इस प्रतिमा का अनावरण 2 साल पहले 2018 में होना था। मूर्ति बनकर तैयार थी, लेकिन अनावरण से पहले मूर्ति पर कालिक पोत दी गई। स्वामी विवेकानंद को हिंदुत्व का प्रतीक बनाकर लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुछ अपशब्द लिखे। इसके बाद मूर्ति का अनावरण नहीं हो सका। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को सीख दी, नसीहत दी कि स्वामी विवेकानंद हिंदुत्व के नहीं, राष्ट्रवाद के प्रतीक थे। क्योंकि स्वामी विवेकानंद पश्चिम बंगाल में पैदा हुए, बंगाल में स्वामी जी का बहुत सम्मान है। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, और स्वामी विवेकानंद ने बंगाल में रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की। खुद नरेंद्र मोदी रामकृष्ण मिशन के वेलूर मठ में रहे हैं, और उन्होंने स्वामी विवेकानंद को काफी गहराई से पढ़ा है, समझा है। इसीलिए उन्होंने इतने विस्तार से इस पर बात की। लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए कुछ लोग मोदी की बात को बंगाल के चुनाव से जोड़कर भी देखेंगे। और इसकी संभावना इसलिए ज्यादा है क्योंकि मोदी ने कल ही कहा था, जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पा रहे, वो हिंसा का सहारा ले रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं। मोदी का इशारा पश्चिम बंगाल की तरफ था, और आज बंगाल से फिर ऐसी ही खबर आई। आज पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला किया गया। अलीपुर द्वार जिले में दिलीप घोष के काफिले पर पत्थर फेंके गए, उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए। हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। दर्जन लोगों की भीड़ काले झंडे लेकर बीजेपी के खिलाफ नारे लगाती हुई सड़क पर आ गई और हमला कर दिया। रात की बात रही कि प्रदर्शनकारी जब तक काफिले तक पहुंचते, इससे पहले दिलीप घोष की गाड़ी कुछ मीटर आगे निकल चुकी थी, लेकिन उनके काफिले में शामिल दूसरी गाड़ियों पर सैकड़ों लोगों ने पत्थरों की बारिश कर लेकिन दिलीप घोष अपने काफिले पर हुए इस हमले से बेफिक्र नजर आए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने जब जब बीजेपी नेताओं पर हमला करवाया है, पार्टी मजबूत हुई है। ममता सरकार उनकी गाड़ियां तोड़ सकती है, लेकिन मनोबल नहीं तोड़ सकती।
मेरे ऊपर हमला कोई नई बात नहीं है, 50 बार हो चुका है और जितना हमला हुआ उतना बीजेपी बढ़ा। आज हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश है, हिम्मत है, तो हमला झेल के हम आगे बढ़े हैं। 18 एमपी जिताए हैं। हमने स्लोगन दिया था 19 में हाफ और 21 में साफ। लोगों ने हाफ किया है और 21 में साफ करना है टीएमसी को। और जितना वो घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, हार रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, पब्लिक से दूर जा रहे हैं, उतना बौखला आकर के हमारे ऊपर हिंसक आक्रमण कर रहे हैं। इसको कैसे झेलना हमको मालूम है। हमारे कार्यकर्ताओं का उतना मनोबल ऊंचा है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। बंगाल के लोग भी देख रहे हैं। इस प्रकार राजनीतिक हिंसा को बंद करने के लिए बंगाल में परिवर्तन चाहिए। सर, गवर्नर भी बहुत सब चिंतित है इस विषय को लेकर। रूल ऑफ लॉ का बात कहा गया है आज गवर्नर नहीं, पूरा देश में से सारा राष्ट्रीय चैनल्स में सब जगह में चर्चा हो रही इसकी कि एक प्रदेश के अध्यक्ष है और एमपी है, उसका भी कोई सुरक्षा नहीं है। सारे हम रास्ता में कोई ईंटा पत्थर मार के गाड़ी तोड़ देगा। तो हमारे राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय माननीय हमारे नड्डा जी से लेकर के सारे लोगों का फोन भी आया। मैंने बोला चिंता मत करिए, इसी परिस्थिति के अंदर लड़ाई करके हम इतना आगे बढ़े हैं, पूरा भी कर देंगे। और हमारे कार्यकर्ता पूरा तैयार हैं। एक दो गाड़ी तोड़ सकते हैं, मनोबल नहीं तोड़ सकते हमारे। दिलीप घोष पर हुए हमले पर बाबुल सुप्रियो ने कहा, बीजेपी नेताओं पर हमले कोई नई बात नहीं है। उनकी गाड़ी पर तो इतने हमले हुए हैं कि अब इंश्योरेंस कंपनियां उनकी गाड़ी का बीमा करने से इनकार कर देती हैं। बहुत शर्म की बात है, बहुत ही गंभीर विषय है जिस तरीके से आज दिलीप घोष जी के कॉन्वॉय के ऊपर हमले किए गए। लेकिन ये कोई नई बात बंगाल में है नहीं। ये ममता बनर्जी का यही उनका यूएसपी है। आप देखिए कौन से ऐसे नेता है, भले नेता है, मंत्री है, कौन है जिनके ऊपर अटैक, फिजिकल अटैक नहीं हुआ हो। मेरे गाड़ी कई बार टूट चुके हैं। यहाँ तक कि कोई इंश्योरेंस एजेंसी अभी गाड़ी इंश्योर करने के लिए राज़ी नहीं है। मैं आपको बहुत मतलब सुनने में मज़ेदार लगेगा लेकिन बहुत सीरियस बात है। 7-8 बार सबके, आप दिलीप दा के देख लीजिए, बाकी से इनको देख लीजिए। अगर ममता बनर्जी ये सोच रही है कि इस तरीके का हरकत करके, और ये सारी बातें जो है, सारी चीज़ें जो है, ये ममता बनर्जी की निगरानी में, या तो उनकी चुप्पी से या उनकी डायरेक्शन से या जिस तरीके से उन्होंने पुलिस और प्रशासन की राजनीतिकरण की है, उसी का नतीजा है। और ये सब ममता दीदी का एक वही डराने का खेल है। जैसे माफिया लोग राज करते हैं कि डर का माहौल पैदा कर दे तो लोग घर से ना निकले। बहुत गलतफहमी में है ममता बनर्जी। लेकिन बीजेपी के लोग भी तैयार हैं। दिलीप घोष पर हमले की खबर कोलकाता पहुंची तो कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। विष्णुपुर से बीजेपी के एमपी सौमित्र खान इस प्रोटेस्ट की अगुवाई कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी, प्रोटेस्ट मार्च को आगे बढ़ने से रोक दिया और इसके बाद बीजेपी के एक वर्कर वहीं पर ममता बनर्जी के पोस्टर बैनर जलाने लगे और उनके खिलाफ नारेबाजी की। चाहते हैं बंगाल में शांति, क्योंकि ममता बनर्जी और विमल गुरुंग दोनों ही दहशतद्रोही है। ममता बनर्जी भी दहशतद्रोही है क्योंकि वो विधायक का खून कर टंगा देते हैं। तो उसी का खिलाफ हम लोग का विक्षोभ प्रदर्शन चल रहा है। वो चाहते हैं बंगाल को खंडन करने के लिए हमारा दिलीप घोष का ऊपर आक्रमण किया है, इसका विरोध हम लोग आज रास्ते में उतर रहे हैं। तृणमूल सांसद सौगत राय ने कहा, सौगत राय जी का प्रोफेसर है लेकिन बहुत एजेड हो गया, उसका अभी बीमारी में आपका क्या बोलूं, उसका बीमारी हो गया। उसका पहले घर देखे, उसका कौन सांसद कौन विधायक उसके साथ है क्या नहीं है, तृणमूल कांग्रेस का घर पहले देखे तो उसके बाद सांसद की बात करेंगे। जिन सौगत राय का जिक्र हो रहा था उनसे इस हमले को लेकर सवाल पूछे गए। तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ममता बनर्जी के पार्टी के नेता हैं, तो उन्होंने कहा कि बंगाल में कानून का राज है, राजनीतिक हिंसा बंगाल में नहीं होती बल्कि उत्तर प्रदेश में होती है। बंगाल का तो नाम नहीं लिया, ये तो साफ है। तो प्रधानमंत्री ये नहीं बोलने चाहता है कि बंगाल में हिंसा हो रहा है। अगर वो बंगाल की ओर अपने दृष्टि दिया तो हमें कहना है कि बंगाल में टीएमसी शासन में है। टीएमसी राजनीतिक हत्या के खिलाफ है, राजनीतिक हिंसा के खिलाफ है। यहाँ राजनीतिक हिंसा होता नहीं, कहीं कोई घटना होता है तो उसके खिलाफ हम सांगठनिक और प्रशासनिक व्यवस्था करते हैं। पश्चिम बंगाल की हालत उत्तर प्रदेश जैसा नहीं है जहाँ बाहुबली लोग पुलिस को गोली करके मार देता है।
तो प्रधानमंत्री को ये बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन वो बोले हैं तो ठीक है। अब इस बात पर कौन यकीन करेगा कि बंगाल में कानून व्यवस्था ठीक है, विरोधियों की आवाज को कोई दबा नहीं रहा है। इसीलिए पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने कहा, बंगाल में पुलिस अफसर, प्रशासन के अधिकारी गवर्नर की बात भी नहीं सुनते। आप अंदाजा लगा लीजिए कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर का हाल क्या है। धनखड़ ने कहा कि बंगाल में हो रही पॉलिटिकल वायलेंस को लेकर उन्होंने सितंबर में ही राज्य के डीजीपी को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन डीजीपी ने इस पर जवाब दिया कि बंगाल में सब कुछ अच्छा है, अमन चैन कायम है। 5 सितंबर 2020 को मैंने राज्य के डीजीपी को पत्र लिखवाया और मैंने राज्य के डीजीपी को बताया मेरे कार्यालय के माध्यम से कि राज्य में हालात भयानक हैं, लॉ एंड ऑर्डर नोज डाइव कर रहा है, पॉलिटिकल वायलेंस बढ़ता जा रहा है, पॉलिटिकल वेंडेटा बढ़ता जा रहा है, अपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है, पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही हैं। स्टेट डीजीपी ने 2 लाइन का जवाब दिया और कहा सब कुछ कानून के तहत हो रहा है, राज्य में अमन चैन है। ये कैसा अमन चैन है जहां विरोधियों को मारकर पेड़ पर लटका दिया जाता है, किसी का हाथ काट दिया जाता है तो किसी का पैर काट दिया जाता है। हर रोज ऐसी घटनाएं होती हैं। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के बल पर विरोध की आवाज को दबाया जाता है। ममता बनर्जी के राज में विरोधियों पर हमले बढ़े हैं और यह बात कोई सीक्रेट नहीं है, सब जानते हैं। 2 महीने पहले श्राद्ध के दौरान बीजेपी ने कोलकाता में हमलों के घाट पर, हुगली घाट पर राजनीतिक हिंसा के हमलों में मारे गए बीजेपी के कार्यकर्ताओं का तर्पण किया था। और आपको हैरानी होगी, उस वक्त ममता बनर्जी की पुलिस ने अकाल मौत का शिकार हुए लोगों की आत्मा की शांति का पाठ करने से भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोक दिया था। कहा था कोरोना के हवाला है, कोरोना की वजह से आप इकट्ठे नहीं हो सकते। इसलिए जब तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता राजनीतिक हिंसा के खिलाफ बात करते हैं तो आश्चर्य होता है, लेकिन लोकतंत्र में डर बहुत दिनों तक नहीं चलता। विरोध की शुरुआत, बगावत की शुरुआत घर से होती है और ममता बनर्जी की पार्टी में ये दिखाई देने लगा है। आज ममता के लिए 2 बुरी खबरें आई। पहली तो ये कि ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक बेचाराम मन्ना ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। बेचाराम मन्ना हुगली जिले की हरिपाल सीट से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, लेकिन पार्टी में उपेक्षा और गुटबाजी से परेशान होकर उन्होंने असेंबली की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया। ममता बनर्जी के लिए दूसरी बुरी खबर यह है कि तृणमूल कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक और ममता बनर्जी की कैबिनेट में मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का झंडा उठाना बंद कर दिया है। पश्चिम बंगाल के मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपना रास्ता अलग बनाने की कोशिश की है और ममता की हालत यह है कि वो न शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एक्शन ले पा रही हैं और न उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर निकालने की हिम्मत दिखा पा रही हैं। अगर जनता के बीच अपील के हिसाब से देखें तो शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद नंबर 2 लीडर माना जाता है और शुभेंदु अधिकारी कैबिनेट की मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे। शुभेंदु अधिकारी के अलावा ममता के 3 और मंत्री राजीव बंदोपाध्याय, रविन्द्रनाथ घोष और गौतम देव भी कैबिनेट मीटिंग में नहीं गए। और बड़ी बात यह है कि मंगलवार को बंगाल में नंदीग्राम दिवस मनाया गया। इस दिन मिदनापुर में तृणमूल कांग्रेस ने एक रैली आयोजित की, लेकिन शुभेंदु अधिकारी उस रैली में शामिल नहीं हुए। उन्होंने मिदनापुर में अपनी अलग रैली की। शुभेंदु अधिकारी की रैली में न तो ममता बनर्जी की तस्वीर थी न टीएमसी के पोस्टर। ममता बनर्जी का मंच पर कहीं नाम तक नहीं लिया गया। शुभेंदु अधिकारी ने अपने भाषण में भी ममता का जिक्र नहीं किया, नाम भी नहीं लिया। इसके बाद पूरे बंगाल में चर्चा शुरू हो गई कि ममता की पार्टी में कुछ गड़बड़ चल रही है। अब ममता की मंत्री अपना रास्ता अलग देख रहे हैं, लेकिन किसी ने अभी तक ममता के खिलाफ कुछ बोला नहीं है, न पार्टी छोड़ने की बात कही है। इसीलिए तृणमूल कांग्रेस के नेता खामोश हैं। हालांकि चर्चा यह है कि शुभेंदु अधिकारी जल्दी ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने न तो अभी तक तृणमूल कांग्रेस को छोड़ा है न बीजेपी ज्वाइन करने की बात कही है,
इसलिए बीजेपी के नेता भी संभल कर बोल रहे हैं। आज भी बीजेपी ने कहा कि टीएमसी का जो भी नेता ममता सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उनके साथ आना चाहता है, उसका स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने के लिए, जो अपने पुराने हिस्ट्री को भुला के जो लोग सबका साथ सबका विकास या सबका विश्वास को अर्जन करने की रास्ते में जो भी हमारे साथ आना चाहेंगे, वो केंद्रीय और राज्य जो है मिलकर डिसाइड करेंगे इसको हमारे साथ लेना है, इसको हमारे साथ रखना है और किनको नहीं रखना है। कुछ नेता जो है, जैसे हमारे मुकुलदा है, मुकुलदा को लगा कि उनको नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करना है, केंद्रीय नेतृत्व ने उसमें मंजूरी दी और वो अब बीजेपी के लिए ममता को उखाड़ने के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। और मैं ये सब, वो लोग जो कहते हैं ये लोहा से लोहा काटने वाली बात, ये सब मैं करूंगा ही नहीं, क्योंकि लोहा से लोहा काटने की जरूरत ही नहीं है। जो डेमोक्रेसी में जो सबसे ज्यादा मजबूत लोहा होते हैं वो डिसाइड कर चुके हैं बंगाल में कि ममता दीदी नहीं चाहिए। अब ममता बनर्जी की पार्टी के नेता 4 मंत्रियों के इस रुख पर सफाई दे रहे हैं। सौगत राय ने कहा कि 2 मंत्री कोलकाता से बहुत दूर थे, इसलिए कैबिनेट मीटिंग में नहीं आए। जहां तक अलग रैली और रैली में ममता बनर्जी की फोटो न होने का सवाल है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब शुभेंदु अधिकारी अपना रुख साफ कर देंगे, तब पार्टी देखेगी आगे क्या करना है। जो लोग नहीं आए उसको कोई जरूर काम हुआ होगा। इसमें तो 2 गौतम देव और रविंद्रनाथ घोष तो नॉर्थ बंगाल में रहते हैं, तो उनको आना ही मुश्किल होता है। और बाकी 2 के बात मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बगावत या ऐसा कोई बात नहीं है। शुभेंदु अधिकारी अलग सभा कर रहे हैं टीएमसी के बैनर के बगैर, और बात है कि छोड़ेंगे पार्टी। अलग नहीं कर रहे हैं। एक तो नंदीग्राम दिवस पे एक सभा भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी का किया गया, अभी तक शुभेंदु कोई बगावत घोषणा नहीं किया है। अगर करते हैं तब देखा जाएगा। एक जमाना था जब ममता बनर्जी हिंसा और दमन की राजनीति के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बन गई थी। उन्होंने वामपंथी सरकार को अकेले अपने दम पर उखाड़ फेंका था। अब ममता के साथ जो नेता उस आंदोलन में रहे थे, वो कहते हैं कि पिछले 10 साल में खुद ममता बनर्जी राजनीतिक हिंसा का सहारा लेने लगी हैं। ममता की नई मुसीबत यह है कि उनकी पार्टी में यह आवाज अब खुलकर उठ रही है। लेकिन लगता है कि ममता बनर्जी को इसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ममता जानती हैं बंगाल में 34% मुस्लिम हैं और मुस्लिम वोट बीजेपी को कभी नहीं मिलेगा। ममता जानती हैं कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है और लेफ्ट को मुसलमान बीजेपी से लड़ने लायक मानते नहीं, इसलिए मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जब तक मुस्लिम वोट इतनी बड़ी संख्या में ममता के पास है, उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इस मामले में भी एक चुनौती पैदा तो हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया कि अब वो बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ेंगे। बिहार में ओवैसी की पार्टी AIMIM को 5 सीटें मिली है और इससे ओवैसी का जोश हाई है। आज ओवैसी ने हैदराबाद में अपने घर पर बिहार में जीते विधायकों का स्वागत किया। बिहार की अमौर, कोचाधाम, जोकीहाट, बायसी और बहादुरगंज सीट पर ओवैसी की पार्टी जीती, जबकि 11 सीटों पर उनकी पार्टी की वजह से महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। बिहार में अपनी पार्टी के शानदार प्रदर्शन की खुशी ओवैसी के चेहरे पर आपको साफ दिखाई देगी। उन्होंने गले मिलकर अपने एक विधायक का स्वागत किया। हैदराबाद एयरपोर्ट पर भी बिहार से विजयी हुए इन विधायकों का जबरदस्त स्वागत किया गया। असल में तेलंगाना के बाहर किसी दूसरे राज्य में पहली बार इतनी संख्या में ओवैसी की पार्टी के विधायक चुनकर आए हैं, इसलिए जोश है, उत्साह है। अब ओवैसी की पार्टी की 3 राज्यों में अपनी उपस्थिति है। तेलंगाना के अलावा महाराष्ट्र और बिहार असेंबली में ओवैसी की पार्टी के MLAs हैं, इसलिए ओवैसी को उम्मीद जगी है उनकी पार्टी नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल कर सकती है और अब वो बंगाल के चुनाव में भाग्य आजमाने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार को न तो ओवैसी से कोई नाराजगी है, न तेजस्वी यादव को लेकर अब कोई कड़वाहट है। वो तो गुस्सा है चिराग पासवान से, क्योंकि नीतीश कुमार को लगता है कि घर के चिराग ने ही घर को आग लगाई। चिराग पासवान की वजह से जेडीयू बड़े भाई से छोटे भाई के रोल में आ गई। और यह बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि कम से कम 30 सीटें ऐसी हैं
जिन पर चिराग पासवान ने एनडीए को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। चुनाव नतीजों के बाद आज नीतीश कुमार पहली बार बोले और उन्होंने सिर्फ चिराग पासवान के रोल पर अपने दिल का दर्द जाहिर किया। क्योंकि अब सरकार के गठन की तैयारी शुरू हो गई है, इसलिए आज अपनी पार्टी के विधायकों से मिलने के लिए नीतीश कुमार पटना में जेडीयू के दफ्तर में पहुंचे। इससे पहले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी और अपनी पार्टी के 3 दूसरे विधायकों को लेकर नीतीश से मिलने मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थे। सबसे मिलने के बाद नीतीश ने मीडिया से बात की। इसमें नीतीश ने कहा कि एलजेपी ने जेडीयू को बहुत नुकसान पहुंचाया। एलजेपी ने चुन चुनकर उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारे, जिसके कारण उनकी पार्टी के उम्मीदवार कई जगह हार गए। जहां मुख्यतः हम लोगों के क्षेत्र थे, वहां पर ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा करके वोट को काटा गया है, तो ये तो दिख रहा है कुछ भी बोले या कुछ भी करे, लेकिन हम लोगों की तरफ से तो कोई इसमें कोई भूमिका है ही नहीं। हम लोगों की इसमें कोई भूमिका नहीं है, लेकिन जानबूझ करके हम लोगों के ऊपर प्रहार अगर कोई कहीं से किया गया है तो ये तो वही लोग जानते हैं। और इसके बारे में पूरे तौर पर आकलन करना और क्या करना चाहिए इसका निर्णय लेना, ये तो बिल्कुल बीजेपी का काम है, वो बीजेपी का करना काम है। हम लोग तो एलआई हैं, एक साथ हैं और साथ मिलकर के लड़े हैं, एक दूसरे के लिए काम किए। लेकिन कोई अगर इस तरह से किया है स्पेसिफिक, कुछ सीट पर बीजेपी के भी कुछ 2-3 कुछ सीटों पर है, लेकिन जेडीयू के बहुत सीटों पर। ये बात ठीक है कि चिराग पासवान की वजह से जेडीयू की सीटें काफी कम हुई हैं। हालांकि चीफ मिनिस्टर तो नीतीश कुमार बनेंगे, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। अब सरकार में जेडीयू और बीजेपी के मंत्रियों की संख्या का बंटवारा किस अनुपात में होगा? क्या इसमें नीतीश को समझौता करना पड़ेगा? आज नीतीश कुमार से ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा जनता मालिक है, जनता ने फैसला कर दिया, अब कितने मंत्री होंगे, किसके मंत्री होंगे, ये सारे फैसले भी हो जाएंगे। बिहार की जनता का निर्णय है, लोगों ने जो उनके हाथ में ताकत थी, जनता मालिक है और जनता का निर्णय हो गया, पुनः एनडीए को बहुमत प्राप्त हुआ है और एनडीए की सरकार बनेगी। साफ आपको करते हैं कि भाई कोई मेरी तरफ से आपने देखा है कि कभी हम दावा करते हैं, हम कभी करते हैं, हमने तो काम किया और एनडीए का ये निर्णय होता तो जो एनडीए का निर्णय होगा वही ना मान्य होगा, उसमें क्या करें। लेकिन कोई आप हमसे पूछिएगा कि आपका, तो मेरा कोई क्लेम नहीं, मेरा कोई क्लेम नहीं। दिवाली के बाद की छठ के पहले की छठ के बाद ये तय नहीं। आज ही लोग आए हुए थे, कल फिर हम लोग बातचीत करेंगे आपस में, सब लोग जो है चारों घटक दल के लोग कल मिलेंगे। कई दिन से साइलेंट वोटर्स का जिक्र हो रहा है, जो अपना सपोर्ट जाहिर नहीं करते लेकिन वोट दे देते हैं। उसी तरह से कुछ साइलेंट लीडर होते हैं जो न खुशी जाहिर करते हैं न नाराजगी जाहिर करते हैं, लेकिन भूलते कुछ नहीं, सही वक्त पर हिसाब बराबर कर देते हैं। नीतीश कुमार ऐसे ही नेताओं में से एक हैं। चिराग पासवान ने चुनाव के वक्त चोट की और नीतीश इसे आसानी से भूलेंगे नहीं। हालांकि जिस तरह का दर्द नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने दिया है, उसी तरह का दर्द तेजस्वी को असदुद्दीन ओवैसी ने दिया। तेजस्वी की नाराजगी कांग्रेस के प्रदर्शन से भी है, लेकिन इस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा दुख नीतीश कुमार की वापसी पर है, क्योंकि तेजस्वी ये मान चुके थे कि चुनाव वही जीतेंगे, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद तय हो गया वो एक बार फिर से विपक्ष के नेता होंगे। आज तेजस्वी को आरजेडी विधायक दल का नेता चुना गया और उसके बाद उन्हें महागठबंधन का नेता भी चुना गया, लेकिन इन सब बातों से तेजस्वी का मन नहीं भरा। उन्होंने कहा नतीजा कुछ भी हो, सरकार कोई भी बनाए, लेकिन वो मानते हैं जीत उन्हीं की हुई है, महागठबंधन ही जीता है। जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है। चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में है। बल छल, धन बल छल। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री, बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री, और एक बिहार के मुख्यमंत्री, तमाम पूंजीपति
एक तरफ रहे, जोड़ भाग गुना सब कुछ करने के बावजूद भी इस 31 साल के नौजवान को रोकने में नाकाम रहे। राष्ट्रीय जनता दल को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने से रोक नहीं पाए। ये बात तो सही है, तेजस्वी नौजवान हैं, 31 साल के हैं, और जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा, जिस तरह से एग्रेसिव कैंपेन किया, उसकी तारीफ उनके विरोधी भी कर रहे हैं। उनकी कैंपेन का फायदा महागठबंधन को जरूर हुआ, लेकिन बहुमत तो एनडीए को मिला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। चुनाव के नतीजे तो इलेक्शन कमीशन ही डिक्लेयर करता है। जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, इसके बाद भी नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर होंगे, और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, इसके बाद भी तेजस्वी विपक्ष के नेता होंगे। तेजस्वी को यह बात शायद खाई जा रही है। आज ये दर्द उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दिया। तेजस्वी ने नीतीश कुमार से कहा, थोड़ी भी नैतिकता है तो कुर्सी छोड़ दीजिए, संन्यास ले लीजिए। सरकार में अगर जो लोग छल कपट धन बल के कारण जो लोग बैठ रहे हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि 4 दिन की ही चांदनी है। नीतीश कुमार जी साफ तौर पे ये समझ लें, भाजपा के लोग साफ तौर पे ये समझ लें, ये जो जनादेश है ये बदलाव का जनादेश है। अगर थोड़ी सी भी अंतरात्मा नैतिकता नीतीश कुमार जी में बची होगी, तो ये जो कुर्सी पर बैठने का जो शौक है, जोड़ तोड़ भाग गुना करके जो बैठने का शौक है, कहीं ना कहीं से उनको जनता के इस फैसले का सम्मान करते हुए कुर्सी से हट जाना चाहिए। अरे भैया, अंतरात्मा जगाइए, नैतिकता, सिद्धांत, नीति, विचार सब धूमिल आपने कर लिया। अब आपने तो खुद कहा संन्यास लेने की बात, संन्यास लेने का काम कर रहे हैं, तो कम से कम आखिरी के क्षण दिनों में काली अपने मुंह पे मत पुतवा करके जाइए। काली अपने मुंह पर या जनता का हाय लेकर के अपने राजनीतिक सफर का अंत मत कीजिए नीतीश जी। हालांकि नीतीश से बार बार तेजस्वी के बारे में पूछा गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। तेजस्वी जो कड़वी बातें कही, जब वो याद दिलाई गई तो उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। नीतीश ने कहा उन्होंने काम किया, जिन लोगों ने सपोर्ट किया उन्हें धन्यवाद, जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया उन्हें भी धन्यवाद। जब नीतीश से एक बार फिर तेजस्वी के बयानों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इतना कहा, अब जो होना था सो हो गया, कोई क्या कहता है इस पर बोलने से क्या फायदा। काम करने पर भी अगर कई लोग आपको साथ नहीं देते हैं तो ये तो उनका निर्णय है ना, उनका अधिकार है, व्यक्तिगत निर्णय, हमको कुछ नहीं करना। लेकिन जब तक हम काम किए हैं या जब तक काम करेंगे, हम सब के लिए काम करेंगे। हमारे मन में किसी भी प्रकार का लोगों के साथ मतभेद नहीं। और जो आपने कहा क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, इसको किसी भी तरह से हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके लिए जो काम करते हैं वो करते रहे। तेजस्वी यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से आपके वोट परसेंटेज कम आए हैं, सीट कम आई है, तो अब आपको मुख्यमंत्री बने नहीं रहना चाहिए, नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। वो ऐसा बोलने का अधिकार, हम कुछ बोल रहे हैं। तेजस्वी की नाराजगी इलेक्शन कमीशन से भी है। तेजस्वी ने आज जो बातें कही उसका मतलब ये था कि बिहार में एनडीए को जनता ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने जितवाया। तेजस्वी ने काउंटिंग के प्रोसेस पर सवाल उठाए और कहा दोबारा काउंटिंग की जाए, कम से कम पोस्टल बैलेट की गिनती दोबारा हो, क्योंकि पोस्टल बैलेट की गिनती में धांधली हुई है। पोस्टल को आप रिजेक्ट कर देते, और एक रिजेक्ट समझ में आता है, 10 रिजेक्ट समझ में आता है, 50 रिजेक्ट समझ में आता है। आप 900 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं, 700 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं। किससे पूछ करके इलेक्शन कमीशन ने गिनती जो है लास्ट में पोस्टल का किया और रद्द करने का काम किया? पहले क्यों नहीं काउंटिंग कराई गई? किसके दबाव में? अगर जहां भी पोस्टल अगर बाद में काउंट हुए हैं
तो हमारी मांग है, क्योंकि 40 दिन तक सील्ड रहता है, रिकॉर्डेड होने चाहिए, वीडियोग्राफी लाइए, वैलिड इनवैलिड बैलेट पेपर्स को सामने रखिए और रिकाउंटिंग कराया जाए। ये हमारे महागठबंधन लोगों की मांग है, उस पर रिकाउंटिंग कराया जाए। मेरा अभी भी मानना है कि लगभग ऐसे 20 सीटें जो हैं हम लोगों को हराया गया है। अगर पोस्टल का अगर कोई वैल्यू नहीं है, रद्द ही करना है, तो आप वोट क्यों कराते हैं? काउंटिंग प्रक्रिया में क्यों जोड़ते हैं? जब चुनाव आयोग पर हमले हुए, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए गए, तो बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने साफ साफ लफ्जों में कहा, ये सब बेकार की बातें हैं। उन लोग का डेलीगेशन आया, विपक्ष का 2 डेलीगेशंस आया, उन लोगों से मुलाकात किया, उन लोग का जो भी डाउट्स था वो सबको दूर करने का मैंने पूर्ण प्रयास किया। हमारा कंप्यूटर पर उन लोगों को रिजल्ट्स दिखाया, जहाँ जहाँ उन लोगों का वो लोग बोल रहे थे हमको सर्टिफिकेट मिलने में देरी हो रहा है, मैं उन लोग के सामने ही पदाधिकारियों से बात करके उन लोग को अश्योर किया, जहाँ उन लोगों का कैंडिडेट जीता है निश्चित रूप से मिल जाएगा, और मिल भी गया। रिकाउंटिंग में भारत निर्वाचन आयोग का स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है कहाँ रिकाउंटिंग किया जा सकता है, तो जहाँ वाजिब था रिकाउंटिंग करना उधर किया गया है, उन्हीं लोगों के रिक्वेस्ट पर किया गया है। उसके बावजूद अगर कैंडिडेट ए हार जाता है या बी हार जाता है तो वो तो हमारा बस का चीज नहीं है, वो तो मतदाता डिसाइड किया है। तेजस्वी का दुख समझा जा सकता है, उन्होंने बहुत मेहनत की, उनकी पार्टी को वोट भी मिले, लेकिन कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इसलिए महागठबंधन को नुकसान हुआ। लेकिन तेजस्वी उसका जिक्र नहीं कर रहे। चुनाव के नतीजे तो नीतीश कुमार की उम्मीद के मुताबिक भी नहीं आए, लेकिन नीतीश ने नाराजगी जाहिर नहीं की, चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाए, चिराग पासवान तक चिल्लाए नहीं, तेजस्वी के खिलाफ भी एक शब्द नहीं बोला। यह फर्क होता है अनुभव का, तजुर्बे का, जिसकी कमी फिलहाल तेजस्वी के पास है, और उन्हें नीतीश कुमार से बात सीखनी होगी। एक बात और, तेजस्वी को नाराजगी कांग्रेस के प्रदर्शन से है, लेकिन वो इसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन कांग्रेस की हालत पर कांग्रेस के अंदर से ही विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। कांग्रेस बिहार में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन उसे सिर्फ 19 सीटों पर जीत हासिल हुई। 2015 के चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 41 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 27 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह बदल गई। कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली लड़ने के लिए, और उन्होंने कम सीटों पर सिमटने का काम किया। इस खराब हालत के लिए अब कांग्रेस के नेता अपने ही नेताओं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सवाल राहुल गांधी पर भी उठे हैं। बिहार में कांग्रेस के सीनियर नेता तारिक अनवर ने कहा, कांग्रेस से गलती हुई है और इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। जो महागठबंधन की दूसरी पार्टियां थी, चाहे वो आरजेडी हो, लेफ्ट हो, उनका परफॉर्मेंस हमसे कहीं बेहतर है, और यही बात हमने स्वीकार किया है कि अगर हमारा परफॉर्मेंस भी उन्हीं की तरह होता तो आज ये महागठबंधन की सरकार बिहार में होती, और लोग यही चाहते थे। बिहार की जनता एक तरह से अपना मन बना चुकी थी परिवर्तन के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों से चूक हुई है। तारिक अनवर बहुत पुराने नेता हैं, एक जमाने में यूथ कांग्रेस के बड़े तेज तर्रार अध्यक्ष थे। उसके बाद बहुत समय शरद पवार के साथ एनसीपी में रहे, अब फिर बिहार में आए, कांग्रेस में आए, लेकिन उनको लगता है कि बिहार में कांग्रेस खत्म हो चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस ने बिहार में 30 साल से 50 का आंकड़ा पार नहीं किया है, और जब से राहुल गांधी ने कमान संभाली है तब से तो हाल और बुरा हो गया है। आश्चर्य तो इस बात का है कि जब इस बार लड़ाई कांटे की थी, तेजस्वी यादव एक दिन में 15-15 रैलियां कर रहे थे, उस वक्त राहुल ने कुल मिलाकर 8 पब्लिक मीटिंग्स की। जहां जहां राहुल गए वहां कांग्रेस ने और कमजोर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के बड़े नेता प्रचार करने के लिए नहीं गए, कांग्रेस ने कोई ताकत नहीं लगाई। और आइए अब ये समझ लेते हैं कि नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल का लोगों पर कितना असर हो रहा है। आज धनतेरस है, खरीदारी कर रहे हैं लोग, ज्यादातर शहरों में लोग स्वदेशी सामान खरीद रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, जयपुर, गोवा, भोपाल, तमाम शहरों में हमारे संवाददाता गए, लोगों से बात की। मार्केट्स में इस बार चाइनीज आइटम नहीं दिखाई दे रहे।
और अगर हैं भी तो बहुत कम। लोग लाइट्स के बजाय दिए खरीद रहे हैं, बर्तन खरीद रहे हैं, मिट्टी की मूर्तियां खरीद रहे हैं, लेकिन अपने देश में बने सामान। कोई कहता है कि इससे उन गरीब कारीगरों की मदद होगी, उनकी दिवाली अच्छे से बनेगी जो मेहनत से सामान बनाते हैं। कोई लोग मोदी की वोकल फॉर लोकल की मुहिम से प्रभावित दिखे, लेकिन सब लोग ये समझ गए हैं अगर अपने देश का बना सामान खरीदेंगे तो देश का पैसा देश में ही रहेगा, इंडस्ट्री ग्रो करेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। माटी से बनाया, हाथ से बनाया, आप लोग ऐसे ले लिए, ना कि किसी शोरूम में जाके, बड़े शोरूम में जाके। वैसे भी वहाँ पे भी वैसे ही मिलते हैं, यहाँ पे भी गरीब लोगों के पास वैसे ही मिलते हैं। यहाँ पे तो वो हाथ से बनाते हैं। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप इन लोगों से जाइए, इन लोगों के पास खरीदिए, क्योंकि पूरा दिवाली अपने साथ मनाइए। जब से हमने मेक इन इंडिया का जब प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा है, तब से मैं ऑलमोस्ट हमेशा सब चीज़ मेक इन इंडिया का ही लेती हूँ। तो इस बार तो मैं फुल 100% हूँ। दिए और लाइटिंग और जो भी सारा सामान है सब इंडिया डोमेस्टिक चीज़ें जो बना हुआ है यहाँ पे वो ले रही। इस दिवाली हम लोग सिर्फ लोकली सामान खरीद रहे हैं बिकॉज हम सपोर्ट करना चाहते हैं और मोदी जी को पूरा सपोर्ट है हमारा। इसलिए चाइना तो पूरा हमने बैन कर दिया है, मतलब चाइनीज़ लाइट नहीं, कुछ भी नहीं। आप देख सकते हैं मैं खुद अभी यहाँ पर दिए खरीदने आई हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी। इस बच्चे का भी इस वजह से कुछ भला होने वाला है। जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, जो कोविड सिचुएशन हमारे साथ हो चुकी है, उसके बाद हमें सपोर्ट ज़रूरी है। जो हम लोकल को सपोर्ट करेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा एंड पीपल विल बी मोर अवेयर ऑफ हमारे जो क्रिएटिविटी है, जो हमारे कल्चर है, उसके बारे में ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस भी होगी। नॉर्थ इंडिया से हैं और गोवा में हमारी ये सेकंड दिवाली है। अगर मैं कंपैरिजन करूं पहले साल की और इस साल की, पहले साल में क्या था ना, कोविड नहीं था तो मार्केट भी बिल्कुल हरा भरा था, सब कुछ था और जैसे कि चाइनीज आइटम काफ़ी सारे थे। अभी क्या है ही नहीं, दिख ही नहीं रहे हैं। लाइटिंग वगैरह होंगे तो हमें नहीं दिखे हैं, कम दिख रहे हैं। और प्रिपरेशन तो वैसे ही है, कोविड की वजह से लोग बाहर तो निकल ही रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, पर ओबियसली निकल जरूर रहे हैं। मैं हर बार ही यही लेती हूँ अपना इंडियन। अच्छा, इस बार मार्केट में आपको क्या लग रहा है? इस बार अच्छा है ना, चाइनीज खत्म हुए तो लोग इन सारी चीज़ों के अट्रैक्टिव हुए हैं, ले भी रहे हैं। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा वो मोदी जी ने ये सब करा के ज़्यादा अच्छा करा है और ऐसे लोगों का भला भी हो रहा है इस बार। क्या रिग्रेट है कि आप क्योंकि चाइनीज में अच्छे डिज़ाइन और सस्ते भी मिल जाते थे? ऐसा नहीं है, इंडियंस में भी बहुत अच्छे डिज़ाइन आते हैं। डिपेंड करता है कि हम अब देख रहे हैं। अब देखिए कितनी सारी वैरायटी है यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, ले रहे हैं। जो चाइनीज़ की, जब चाइनीज़ मॉल था तो हम सिर्फ उसकी तरफ भागते, हमने इन पे ध्यान ही नहीं दिया ना कभी। ऐसा रोजगार बढ़िया, हमारे लोकल लोगों को रोजगार मिला ना। जब चाइनीज़ प्रोडक्शन नहीं आ रहा तो जो बंद हो गई थी हमारी कला, हमारी संस्कृति बनाने की मट्टी जो चाक वगैरह वो वापस चलने लग गई। इससे बढ़िया क्या हो सकता है इस देश के लिए? ये बहुत बढ़िया। लोकल फॉर वोकल भी है और एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, बहुत पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या लगता है कोई रिग्रेशन है क्या कि भाई चाइनीज माल सस्ते में मिल जाता था, अच्छा डिजाइनिंग का सस्ता मिल रहा है, लेकिन सस्ते का भी तो आज सारा पूरा वर्ल्ड उसी को तो पे कर रहा है, उसी चीपनेस को तो पे कर रहा है पूरा वर्ल्ड। जो इतना सब कुछ हो रहा है, इकोनॉमी पूरी डाउन हो रही है पूरी वर्ल्ड की, वो उसी का तो है। तो क्यों उस चीज़ को अपन अप्रिशिएट करें? हम तो उनकी सारी बातें मानते हैं और वो सही भी बोलते हैं कि इससे देश के जो बेचारे दिन भर बैठे रहते हैं, इनको भी कुछ कमाने को मिलेगा। लॉकडाउन का टाइम के बाद में जो असर देश पे पड़ा हुआ है वो तो आपको पता ही है। लोग समझ गए कि चीन का सस्ता माल खरीदने से कितना नुकसान होता है और चीन की वजह से कोरोना पूरी दुनिया में फैला, मुसीबत आ गई। ये अच्छी बात है कि लोग स्वदेशी को अपना रहे हैं। मोदी की बात का असर हो रहा है। इससे देश का धन देश में रहेगा, गरीबों की दिवाली रोशन होगी, मेहनतकश लोगों के घर में भी खुशियां होंगी। इसलिए स्वदेशी सामान ही खरीदिए और ये बात सिर्फ दिवाली में नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाइए। एक बात और कहना चाहता हूं कि दिवाली मनाइए, लेकिन सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी है। कोरोना का वक्त है, इसलिए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि बाजारों में बहुत भीड़ दिखाई दे रही है। लोग कोरोना से डर नहीं रहे हैं। सिचुएशन और बिगड़ सकती है। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, कोरोना का ख्याल रखने की जरूरत है।